इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने पास्ट लाइफ में उसके पेरेंट्स के साथ हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है। इतने में कोई उसका गेट को खटखटाता है। शीरा दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जा रही होती है और वे कहती है, रिपीटर? नहीं, मैंने तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। तो फिर एक कौन हो सकता है? जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, वो रुक जाती है और कहती है, नहीं, रिपीटर तो यहाँ इस वक्त नहीं आ सकता है। मैंने तो उसे काफी पहले ही यहाँ से भेज दिया है। तो फिर अभी ये कौन हो सकता है? शीरा के चेहरे पर साफ साफ संदेह की रेखा दिख रही थी और वे सोच में पड़ जाती है कि वो इस गेट को खोले या ना खोले। इतने में वो कहती है, कौन है वहाँ? जवाब दो। दरवाजे के उस ओर से आवाज आता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? शीरा ये आवाज सुनती है और कहती है, इस आवाज को तो मैंने कहीं तो सुना है। इतने में उसे ध्यान आता है रिक और उसके दोनों मेंबर के बारे में और वो कहती है, कहीं ये वही तीनों इडियट तो नहीं है जिसने मुझे आज सुबह परेशान कर रहा था। शीरा को इस पर विश्वास हो जाता है और वे कहती है, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम कल आना, मैं तुमसे कल बात कर लूंगी। वो लड़का घबराए हुए स्वर से कहता है, लेडी, मैं इसे आपको अभी कहना चाहता हूँ। शीरा ये सुनकर एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है, मानो उसे सब चीज मालूम था पहले से, और वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हो। दरवाजे से उस ओर खड़े व्यक्ति कहता है, नहीं, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं कहने वाला हूँ वो लेडी बोसवान से रिलेटेड है। शीरा जैसे ही ये सुनती है वे रुक जाती है और कहती है, वेलिटा? रिक आगे कहता है, हाँ, पिछले पार्टी में जब आप दोनों मिले थे तब लेडी बोसवान ने आपके और हिस ग्रेस के बारे में कुछ कहा था जिसे मैं चाहता हूँ आपको बताना अभी। इतना कहते ही शीरा उस दरवाजे को खोल देती है और कहती है, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे लेडी वेलिटा के बारे में? आगे वो उसको घूरते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को अकेले इस तरह बात करते हुए कोई देख लेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर रिक मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्यों ना हम दोनों बाहर गार्डन में जाकर आराम से बात करें। शीरा कहती है, शायद तुम नहीं समझे मैं क्या कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती मुझे तुम्हारे साथ जोड़ा जाए और उसके कारण कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आगे वो कहती है, इसके अलावा क्या होगा तुम्हारे साथ जाने से ये भी तो मुझे पता नहीं है। रिक ये सुनकर चौंक जाता है। शीरा आगे बताती है, क्या था वो? जल्दी बताओ, मेरे गार्ड्स अभी कुछ वक्त में वापस आ जाएंगे और तुम अपने साथ क्यों कुछ लोगों को इस डोर के पीछे छुपा कर रखे हो? इतना कहते हैं रिक उसके आंखों में आंखें मिलाकर ना बात कर कर इधर उधर ताकने लगता है, जिससे शीरा और भी गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर खुद से डोर के पीछे क्या है उसे देखने के लिए जाने लगती है। रिक कहता है, माय लेडी। शीरा जैसे ही दरवाजे के पीछे देखती है वहाँ पर हाउटमैन के साथ साथ अटलास छिपे हुए रहते हैं। शीरा ये सब देखकर कहती है, यहाँ चल क्या रहा है? वो भी इतने रात में किसी औरत के दरवाजे पर जाकर उसे फोर्स करना दरवाजे को खोलने के लिए, यही बहुत चौंका देने वाली बात है। लेकिन तुम तो अपने दूसरे दोस्तों को भी इस दरवाजे के पीछे छिपा करके रखा है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा मैं इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूंगी। मुझे तुम सब ने बेवकूफ बनाकर इस दरवाजे को खुलवाया है। इसे यहीं खत्म करते हैं और एक धमकी के साथ तुम्हारे बारे में तुम्हारे फैमिली को बता दूंगी। चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर शीरा उस दरवाजे को बंद करने वाली रहती है और रिक के दोस्त भी कहते हैं, रिक अब चलो यहाँ से। शीरा आगे अपने आप से कहती है, आखिर ये लोग क्या करना चाहते थे? इतने में शीरा को ऐसा महसूस
महसूस होता है मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो और वो जमीन पर गिर जाती है। हाउटमैन और रिक अपने दोस्त को रोक लेता है। शीरा जैसे ही नीचे गिरती है वे कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अटलास कहता है, जो आप सोच रही हैं। अटलास आगे जोर जोर से हंसने लगता है और वे कहता है, क्या आपको सच में ये लगा कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर लूंगा? जब आप कहे थे आप इस मैटर को यही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यहाँ जो भी होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मेरे फादर के कानों तक जरूर पहुंच जाएगा। हाउटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुक जाओ, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। अटलास गुस्से से उसे धक्का देता है और कहता है, शट अप, अगर इस कमरे में जो कुछ भी हुआ है ये बाहर चले जाएगा तो फिर हम सबको जान से मार दिया जाएगा। अटलास शीरा की ओर जाने लगता है और वे कहता है, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है। और वो कहता है, ज्यादा रेसिस्ट मत करें। इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं एडन को, जो कि उसी कॉरिडोर में कहीं जा रहा था और वे अपने आप से कहता है, अभी तो रात बहुत हो गई है, क्या मुझे इस वक्त शीरा से मिलना चाहिए या फिर कल मॉर्निंग उससे मिल लूं? एडन इतने में कुछ नोटिस करता है और वे कहता है, यहाँ इतना केओस क्यों है? और वो देखता है एक कमरे के दरवाजे के सामने कई सारे लोग खड़ा होते हैं। एडन एकदम से वहाँ भागे भागे जाता है और कहता है, यहाँ इतने हलचल क्यों है? तभी उसमें से एक आदमी कहता है, कुछ लड़के लेडी शीरा के रूम के अंदर चले गए हैं। एडन ये सुनकर जल्दी से उस दरवाजा को खोलता है और कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? शीरा, क्या तुम ठीक हो? इतने में एडन उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। शीरा एडन को देखकर कहती है, एडन, और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? एडन भी उसे सही सलामत देखकर चैन भरी सांस लेता है। इधर हम देखते हैं रिपीटर को और उसके साथी को, जो कि रिक और हाउटमैन को बंदी बना लेते हैं। हम देखते हैं शीरा को, जो कि अटलास के ऊपर बैठी हुई होती है और उसका हाथ को दबोच कर रखी हुई होती है। अटलास चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, ये बहुत ही दुख रहा है। एडन ये सब हैरानी से देखते हुए कहता है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? शीरा उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है और कहती है, क्या आप पहले इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं? एडन भी कहता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं अटलास, जो कि शीरा को कह रहा था, चुड़ैल जल्दी मुझसे नीचे उतरो, ये दर्द कर रहा है। एडन उस दरवाजे को बंद कर देता है और शीरा से कहता है, क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई है? अब बताओ यहाँ आखिर चल क्या रहा है? शीरा कहती है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस बदमाशों को सबक सिखा रही हूँ। एडन कहता है, ये वो जवाब नहीं है जिसका सवाल मैंने तुमसे किया है। शीरा गहरी सांस लेती है और कहती है, ये तीनों व्यक्ति बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम के अंदर आ गए थे। आगे वो कहती है, ये शायद इस इंटेंशन से अंदर आए हैं कि कोई सेंसेशनल स्कैंडल क्रिएट करे मुझे यूज करके। एडन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्कैंडल? एडन तुरंत अपने तलवार को निकालता है और कहता है, तो फिर इन्हें पता होगा कि ये क्या कर रहे थे, तो इसका नतीजा भी इन्हें पता ही होगा। इतना कहते ही एडन तुरंत अपने तलवार को मीनार से निकालता है और कहता है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं, राइट? एडन को गुस्सा में देखकर अटलास कहता है, यूर ग्रेस, प्लीज मुझे माफ कर दें, इस बार मुझे माफ कर दें, दोबारा से ये गलती कभी नहीं करूँगा। शीरा एडन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, एडन, यहाँ कई सारे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं। और वो एडन के कान में जाकर कहती है, मैंने इस सिचुएशन को खुद से ही क्रिएट किया है, तो आप थोड़ा शांत हो जाएं, हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। एडन ये सुनकर धीमे शब्द से शीरा से कहता है, क्या आपने ये
सिचुएशन जानबूझकर बनाया है। एडन ये सुनकर तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कहता है ठीक है। इतना कहकर वे अपने तलवार को अपने मीनार में रख लेता है। इसी बीच वहाँ काउंट गिनोवा आते हैं और कहते हैं हो डियर, ये सब क्या हो गया है। एडन कहते हैं इन तीनों को अरेस्ट कर लीजिए काउंट, और ध्यान रखें इनके ऊपर किसी भी तरह की चोट ना हो। मैं खुद आकर इन्वेस्टिगेट करूंगा इन तीनों से। काउंट भी कहते हैं ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया हूँ। और वो शीरा की ओर देखता है और कहता है माय लेडी, आप ठीक है ना। शीरा भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता ना करें। काउंट कहते हैं ये मेरी गलती है, मुझे आपके रूम के सामने रॉयल गार्ड्स को असाइन करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियों के कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। शीरा कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एडन इतने में शीरा को देखता है और कहता है मेरे रूम के बगल में एक वैकेंट रूम है, तो आप चाहें तो वहां आकर स्टे कर सकते हैं, और किसी को इतनी हिम्मत भी नहीं होगा उस रूम के आसपास भटकने के लिए। शीरा उसकी ओर देखती है और कहती है ठीक है, मैं जरूर वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर शीरा अपने कपड़े वगैरह को पैक करने लगती है। एडन शीरा से आगे कहता है क्या आपका पैकिंग खत्म हो गया हो तो मैं इसे उठा लेता हूँ। शीरा कहती है थैंक यू, लेकिन एडन यहाँ पर उस बक्से के साथ साथ शीरा को भी उठा लेता है, जिसे देखकर शीरा एकदम से चौंक जाती है और कहती है आप क्या कर रहे हैं। एडन कहता है जैसा मैंने कहा था मैं कैरी कर रहा हूँ। शीरा कहती है आप मेरे बैग को नहीं मुझे कैरी किए हुए हैं। शीरा कहती है एक किस तरह की हरकत है, प्लीज मुझे नीचे उतार दें। काउंट भी ये सब हैरानी से देख रहा होता है। एडन कहता है क्या आप चिल्लाना बंद करेंगी। उस दरवाजे के दूसरी ओर खड़े लोग कहते हैं अचानक से इतना शांत कैसे हो गया, आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी एडन उस दरवाजे को खोलता है और शीरा को अपने बाहों में उठाकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक एम्प्टी कॉरिडोर, जहाँ शीरा कहती है अब फिर से एक और नया रूमर चालू हो जाएगा। शीरा कहती है मैं इस तरह की अजीबोगरीब रूमर से नफरत करती हूँ। एडन कहता है फिक्र मत करो, ये रूमर ये जल्द से जल्द जंगल में लगे आग की तरह फैल जाएगा। शीरा भी कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं। एडन कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस कहाँ से सीखे हैं। शीरा बताती है उसके पेरेंट्स का ये फिलॉसफी है सब कोई को सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। आगे वो कहती है थैंक्स टू माय ट्रेनिंग, जिसके कारण मैं एक्यूरेट पंचेस और किक्स मार सकी। एडन किक्स के नाम सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है एक्यूरेट किक्स। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है क्या आप उस किक्स के बारे में जानना चाहते हैं। शीरा के इस तरह मुस्कुराते हुए कहना एडन के दिमाग में अचानक से एक बात स्ट्राइक आउट करती है, कहीं वो अंडे के बारे में तो नहीं बात कर रही है। इतना ये सोच कर वे कहता है नहीं मुझे नहीं जानना है। शीरा एडन के शकल को देखकर कहती है आप ये किस तरह की शकल बना लिए हैं। एडन उस बात को काटते हुए कहता है नहीं वैसा कुछ नहीं है। लेडी रीचल को जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर लेडी बेरॉन आती है और वे कहती है लेडी रीचल आखिर तुम क्या सोच रही थी, ये सब क्या कर दिया। मूर्ख, मैंने तुम्हें कई बार वार्न कर दिया था, फिर भी तुमने मेरे वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। लेडी बेरॉन आगे अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है मैं तो तुम्हें वहीं छोड़कर आना चाहती थी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने लेडी वेलिटा को नहीं मनाने की कोशिश की, और ये मेरा सबसे बड़ा गलती
साबित हो गया है। लेडी रीचल घबराई हुई उससे कहती है, मैं तो बस लेडी वेलिटा की थोड़ी और मदद कर देना चाहती थी। ये सुनकर लेडी बेरन और भी गुस्सा हो जाती है और वे अपने हाथों में रखे फूल के बास्केट को नीचे फेंकती है गुस्से से और कहती है, तुमने तो मेरा सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया है और तुम कह रही हो तुम उनके मदद करना चाहती हो। क्या यही तुम्हारा मदद है? तुम्हारी इस गलती के कारण ड्यूक रिपल्टन और लेडी ब्रिल्टोक्सन के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सारे अमीरों के बीच एक्सपोज हो गया है। तुम्हारे कारण लेडी वेलिटा के प्लान के ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर गया है और ये सब केवल और केवल तुम्हारी गलती है। लेडी बेरन लेडी रीचल को देखकर कहती है, तुम इस रूम में ही रहोगी, इस कमरे को छोड़कर बाहर आने की कोशिश भी मत करना कल तक। इतना कहकर लेडी बेरन वहाँ से जाने लगती है। लेडी रीचल लेडी बेरन के पैर पड़ने लगती है और कहती है, लेडी बेरन रुके, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेडी रीचल इस कांड से इतना डर गई थी, वे लेडी बेरन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, लेडी बेरन प्लीज आप यहाँ जो कुछ भी हुआ है वे आप लेडी वेलिटा से नहीं कहिएगा। लेडी बेरन उसके हाथों को छिटकते हुए कहती है, एक इम्पोर्टेंट प्लान जो कि फेल हो चुका है और तुम चाहती हो मैं इसे लेडी वेलिटा को नहीं बताऊं? किसी को तो इस गलती के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा। आगे वो लेडी रीचल को देखती है और कहती है, तुम अब शांत रहोगी और यहीं बैठकर लेडी वेलिटा के पनिशमेंट की इंतजार करोगी। इतना कहकर लेडी बेरन वहाँ से चली जाती है। लेडी रीचल जो कि उस कमरे में अकेली होती है वे कहती है, मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर सकती हूँ लेडी वेलिटा क्या कहने वाली है। अब सब खत्म हो गया है, मेरे साथ वो सब एक बार फिर से होगा जो कि पिछले बार हुआ था। मेरी जिंदगी एक बार फिर से खराब होने वाली है। ये सब सोचकर लेडी रीचल रोने लगती है और वे अचानक हंसने लगती है और कहती है, नहीं ये सब यही खत्म नहीं होगा, मुझे कोई क्यों पनिशमेंट देगा। इतना कहकर लेडी रीचल एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वो कहती है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ लेडी सीरा कहती है, जिस रूम में मैं स्टे कर रही थी उस रूम के सामने लेडी रीचल ढेर सारे फूल लेकर आए थे। क्या वो भी इन तीनों बदमाश के साथ मिली हुई थी? खैर अफवाह जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जैसे कि एडन ने प्रिडिक्ट किया था, सब कोई उन तीनों बदमाशों को भूल गए और केवल मुझे और एडन को एक मेन सब्जेक्ट बनाकर बातें बनाने लगे। शीरा जो कि ये सब से बहुत ही गुस्सा हो गई थी, वे कहती है, बातें बनाने तक तो ठीक था, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग तो ये भी कह रहे हैं एडन और मैं ऑलरेडी हमारा एक बच्चा है। क्या वो लोग कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? रिपीटर जो कि शीरा के ये सब बातों को सुन रहा था, वे कहता है, मुझे माफ कर दें को, अगर मैं आपको छोड़कर नहीं जाता तो ये सब होता ही नहीं। शीरा भी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, नहीं सब ठीक है, अब जो हो गया है सो तो हो ही गया है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। शीरा रिपीटर को इस तरह उदास देखकर वे अपने मन में कहती है, कल जो भी हुआ है इसे सोचकर रिपीटर बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन अब मुझे भी गिल्ट होने लगा है। इतने में शीरा वहाँ से गुजरते हुए काउंट को देखती है और कहती है, हेलो काउंट। काउंट भी उसे देखकर कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन आप यहाँ हैं? और वे कहता है, मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी कल हुआ था उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कल रात आप चैन से सो पाए होंगे। शीरा भी कहती है, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आगे वो शीरा के सामने अपने सर झुकाता है और कहता है, मुझे माफ कर दें, आगे से मैं ध्यान रखूंगा ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। प्लीज आप मेरे ऊपर
भरोसा कर सकते हैं। शीरा काउंट को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ब्रिल्टोक्सन फैमिली हमेशा आप पर भरोसा रखेगा और हमारा भरोसा आपके प्रति इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई इस तरह की छोटी मोटी इंसिडेंट उसे तोड़ दे। काउंट गिनोवा का मन गदगद हो जाता है शीरा से ये सब सुनकर। आगे काउंट शीरा से कहते हैं वे लिखित तौर पर माफीनामा देंगे और जो वो 3 व्यक्ति थे उनके बारे में उनके फैमिली को रिपोर्ट कर दिया गया है। हिस ग्रेस जो कि सस्पेक्ट कर रहे हैं इनका और भी कोई दूसरा प्लान होगा, इसीलिए हमने उन तीनों का कस्टडी उनके हाथों सौंप दिए हैं। शीरा ये सुनकर कहती है, अच्छा एडन भी कल रात को इसी बारे में बात कर रहे थे। जब मैं उनसे कही थी मैं उनके साथ आना चाहती हूँ तो एडन मना कर दिए थे मुझे उनके साथ ले जाने से, लेकिन किसी तरह मैं एडन को मना ली थी रिपीटर को उस इंट्रोगेशन रूम में साथ रहने के लिए। शीरा काउंट से आगे कहती है, मैं हिस ग्रेस से बाद में पूछ लूंगी इस मैटर में और क्या क्या पता चला है। शीरा कहती है, वे सब तो ठीक है लेकिन टूर्नामेंट कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है तो क्या आप जाकर उसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे? काउंट कहते हैं, हाँ मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था। जैसे कि हम एक फ्रेंडली नाइट्स टूर्नामेंट शेड्यूल किए थे अब वे कैंसिल हो गया है। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कैंसिल हो गया? लेकिन अचानक क्यों? क्या कल जो हुआ है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है? काउंट कहते हैं, नहीं ये उस कारण से कैंसिल नहीं हुआ है। जितने भी नोबल फैमिली थे जो कि अपने तरफ से नाइट्स को भेजने वाले थे वो अचानक से इस ऑफर को विड्रॉ कर लिए और मुझे इसके अलावा कोई डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है उनके अंदरूनी झगड़े के कारण वे इसे विड्रॉ कर लिए होंगे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरे कमरे में बैठकर वेलिटा चाय पी रही होती है। इसी बीच उसके सर्वेंट आके कहती है, माय लेडी बेरॉन कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। वेलिटा कहती है, इतने जल्दी? सच में? सीन यहाँ शिफ्ट होता है शीरा और काउंट की ओर, जहाँ काउंट शीरा से कह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली नाइट्स टूर्नामेंट तो कैंसिल हो गया है लेकिन इसके कारण दूसरे किसी भी इवेंट में अफेक्ट नहीं होगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए काउंट से कहती है, ठीक है मुझे आप पर भरोसा है। इसी बीच वहाँ से लेडी बेरॉन और लेडी रीचल गुजरते हैं जो कि अपने सर को झुकाए हुए होते हैं। लेडी रीचल शीरा को देखकर अपने हेड को थोड़ा सा बो करती है और वे वहाँ से जाने लगती है। शीरा जो कि उन दोनों को इतने शांत से जाते हुए देखकर हैरान हो जाती है और वो लेडी रीचल को देखकर अपने मन में कहती है, ये इतने शांत क्यों हैं? नॉर्मली तो ये बहुत ही बड़बड़ करती थी क्योंकि इसका प्लान फेल हो गया है इसीलिए ये नाराज है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एरिना ग्राउंड में जहाँ जिन अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देता है और वो इस साल हुए इस टूर्नामेंट का विजेता बन जाता है। शीरा भी खड़ी होकर ताली मारते हुए उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है, ये एक बहुत ही अच्छा मैच था। काउंट आगे शीरा से कहते हैं, फाइनली हम इस इवेंट के अवार्ड सेरेमनी तक आ गए हैं और ये इस टूर्नामेंट का फाइनल इवेंट है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एडन और शीरा की ओर जहाँ वे लोग एरिना ग्राउंड में होते हैं। शीरा एडन से कहती है, जैसा कि आपने कहा था वे रूमर उसी तरह फैलने लग गया है। शीरा आगे एडन से कहती है, क्या आपने हम दोनों के बच्चे के बारे में सुना है? एडन उससे कहता है, हाँ मैंने उस रूमर के बारे में सुना है। कुछ तो ये कह रहे थे हमारा ट्विन चाइल्ड है। ये रूमर तो मेरे सोच से भी अधिक डरावना निकल गए। इधर हम देखते हैं काउंट जिनोवा को जो कि उस टूर्नामेंट में आए हुए हर वो व्यक्ति को अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं। शीरा एडन से कहती है, जैसे ही ये सेरेमनी इवेंट खत्म हो जाएगा
हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एडन शीरा को देखता है, तभी शीरा कहती है, अगर मैं इस पूरे घटनाओं को एक छोटे से सुर्खियों में कहूँ तो ये बहुत ही मजेदार था। आपसे इतने दिनों के बाद मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। एडन शीरा के आंखों में देखता है। शीरा, अब मुझे लगता है हम अवार्ड सेरेमनी को खत्म करें। शीरा जिनके पास जाती है और कहती है, जिन कंग्रेचुलेशन, तुम इस टूर्नामेंट के विजेता हो और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए पिछले रात बहुत ही मुश्किल से गुजरे होंगे। जिन कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, मैं आपके नाइट्स में शामिल होने वाला हूँ। ये जब दूसरे कोई ने सुना था तब कोई किसी तरह की फज क्रिएट करने की जरूरत नहीं की है। शीरा कहती है, ये तो अच्छा हुआ। आगे वे जिन से पूछती है, क्या तुम्हारा आज का कोई प्लान है? ऑफिशियली तुम्हें अपने नाइट्स में शामिल करने के लिए आपको हमारे टेरिटरी में आना होगा। इतने में वहाँ पर काउंट कहते हैं, यूर ग्रेस, क्या मैं आपसे क्षण भर के लिए बात कर सकता हूँ? इधर दूसरी ओर हम देखते हैं शीरा को, जो कि अवार्ड लेकर जिनको दे रही होती है और कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जिन भी कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगा। इतने में लेडी शीरा की नजर लेडी बेरॉन के ऊपर पड़ता है, जो कि उस कंपटीशन में जीते हुए दूसरे व्यक्ति को अवार्ड दे रही होती है और वे उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचती है, एडन इस वक्त कहाँ चले गए? दूसरी ओर हम देखते हैं लेडी बेरॉन को, जो कि लेडी रीचल से कहती है, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली? शीरा, जो कि उनके इस बातचीत को देख रही होती है और वे अचानक लेडी रीचल को नोटिस करती है और वे कहती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने में शीरा की आंख फटे के फटे रह जाती है और वे वहाँ से तुरंत भागती है। रिपीटर, जो कि उसके पीछे खड़ा होता है, वो कहता है, माय लेडी, आप कहाँ जा रही हैं? उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए सभी लोग इस नजारे को देख हैरान हो जाते हैं। एक खंजर को जो कि खून से लटपट हुए होता है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी ऑडियंस आए थे वे सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं दो सोल्जर को, जो कि रीचल को पकड़ लेते हैं। रीचल डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर चिल्लाकर कहती है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो फिर मुझे इसे किसी तरह भी जान से मारना ही होगा। मुझे छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगी। लेडी बोसबान, शैतान कहीं की, तुमने हमेशा मुझे हीन भावनाओं से देखी है। वो तुम ही थी जो कि मेरे और लेडी वेलिटा के बीच में आई थी, क्योंकि तुम्हें डर था कहीं मैं तुम्हारे जगह को हासिल ना कर लूं। मैंने तुम्हारे हर बात को सहा है और इस समय तक नीच होने का दिखावा किया है, और तुम अभी ये चाह रही हो लेडी वेलिटा मुझे जान से मार दे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतने में वो सोल्जर लेडी रीचल को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर भी लेडी रीचल चिल्लाते हुए लेडी बेरॉन से कहती है, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो लेडी वेलिटा के पूरी नजर मेरे ऊपर रहता और मैं उनके चहेती बनकर रहती। तुम क्यों नहीं मर जाती हो? जाओ, कहीं तुम डूब कर मर जाओ। इधर हम देखते हैं लेडी फाइलेट को, जो कि सोच रही होती है, अभी अभी यहाँ क्या हुआ, और वे अचानक सदमे से बाहर आती है और वे नोटिस करती है उसके गोद पर लेडी शीरा गिरी हुई होती है और उसके एक कंधे पर चोट भी लगा होता है। एडन अचानक हुए इस हमले को देखकर घबरा जाता है और वे लेडी शीरा की ओर भागते हुए आता है और वे कहता है, लेडी शीरा, क्या आप ठीक हैं? शीरा भी एडन को देखती है और कहती है, एडन। इतने में एडन शीरा के कंधे पर लगे उस घाव को देखता है और वे कहता है, शुक्र है लेडी रीचल केवल एक छोटे से खंजर से वार की थी, जिसके कारण आपको तो चोट लगा है, लेकिन ये इतना भी गहरा नहीं है जिसके कारण आपके बोन्स को कोई चोट नहीं लगा होगा। इतने कहते कहते एडन अपने राइट हैंड के शर्ट
उसके स्लीव को फाड़ता है और लेडी शीरा के बाजुओं में बांधने लगता है। एडन शीरा से पूछता है, क्या आप अपने हाथों को मूव कर सकती हैं? शीरा भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, मूवमेंट करने से मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। पीछे हम देखते हैं लेडी बेरॉन को, जो कि बहुत ही शर्मिंदा थी और वे अपने नजरों को झुकाकर वहां से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं एडन को, जो कि वहां खड़े सोल्जर से कहता है, वो पोशन मुझे दो। इतना कहकर एडन उस पोशन को शीरा के बाजुओं में लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं लेडी बेरॉन को, जो कि उठकर खड़ी होती है और वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। एडन ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और वे शीरा से कहता है, जाने से पहले इसने तो आपसे एक शब्द तक भी नहीं कहा, ना ही आपके हालचाल पूछे हैं। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। एडन ये सुनकर कहता है, तो फिर आपने उसे क्यों बचाया? लेडी बेरॉन को बचाने के चक्कर में आप अपने आप को चोट पहुंचा लिए हैं। शीरा कहती है, मुझे नहीं पता मैंने उसे क्यों बचाया। इसी बीच हम देखते हैं लेडी वायलेट को, जो कि जा रही थी, वे वापस आकर शीरा को कहती है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, क्या आप ठीक हैं? लेडी वायलेट उस सदमे से बाहर पूरी तरीके से नहीं निकलती है और वे कहती है, आपने मुझे क्यों बचाया? शीरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, हॉनेस्टली मुझे भी नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया। इसी बीच हम देखते हैं काउंट को, जो कि एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वह कहता है, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही बुरे हादसे होने लगे हैं, जिसके कारण इस टूर्नामेंट का प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला है और ये अवार्ड सेरेमनी को भी यहाँ रद्द किया जा रहा है। आप सब यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लेडी शीरा को, जो कि अपने कमरे में होती है। वहाँ काउंट गिनोवा आते हैं और वे शीरा से कहता है, वे फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, आपके साथ एक दुर्घटना वापस से हो गया है। शीरा, जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थी, वे इतना कुछ होने के बाद भी काउंट से कहती है, आप अपने आप को इतना भी ब्लेम ना करें, काउंट इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं वहाँ एडन को, जो कि उस कमरे में आते हुए कहता है, क्या आप लगातार डेंजरस सिचुएशन को सामना नहीं कर रहे हैं? ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है। शीरा एडन को देखती है और कहती है, एडन अब वो कैसी है? एडन कहता है, लेडी रीचल के दिमाग सही स्थिति में नहीं है, वे कुछ सही सोच नहीं पा रही है और वे एक ही बात को बार बार रिपीट करते जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। शीरा आगे पूछती है, लेडी बेरॉन को इसके बारे में क्या कहना है? काउंट कहते हैं, लेडी बेरॉन तो कब के चले गए हैं। शीरा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या वे चली गई? काउंट कहते हैं, हाँ, अवार्ड सेरेमनी के खत्म होने के तुरंत ही वे यहाँ से चली गई। आगे वो कहते हैं, वे हमें ये इंस्ट्रक्शन दे करके भी गई है, जैसे ही लेडी रीचल का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए उसे वापस बोजवान टेरिटरी में भेज दिया जाए। शीरा कहती है, क्या कह रहे हैं? उसे वापस बोजवान के यहाँ भेज देना है? लेडी शीरा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, ये देखते हुए कि उन्होंने नाइट्स को भेजने का प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई और भी मोटिव है। इतने में शीरा अचानक से काउंट के सामने आकर खड़ी होती है और वे काउंट को देखते हुए कहती है, क्या नाइट्स को भेजने का प्रपोजल बोजबान फैमिली ने किया है? काउंट भी हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ, बोजबान को इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट
दिखा रहे थे। आगे काउंट कहते हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीट का भी मांग किए थे और उन्होंने कुछ नाइट्स को भेजने का प्लान भी बना कर रखे थे। मुझे लगा कि ये एक डिसेंट प्लान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शीरा कहती है, इवेंट प्लान? क्या मैं उस प्रपोजल को देख सकती हूँ? काउंट कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, एक क्षण भर के लिए रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। और वो उस प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट को शीरा के हाथ में देते हैं। शीरा जो कि उसे ध्यान से पढ़ रही होती है। एडन ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वे कहता है, क्या यही है वो प्रपोजल जो लेडी बोजवान ने भेजा है? शीरा उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और हैरान हो जाती है। शीरा कहती है, हाँ। एडन जो कि शीरा के साथ साथ इवेंट प्रपोजल पेपर को देख रहा होता है, वे शीरा से कहता है, इसमें तो केवल नाइट्स और इस कंपटीशन को रिलेटेड इवेंट्स प्लान किए गए हैं। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। शीरा जो कि उस पेपर को पढ़ती है वह गंभीर हो जाती है और वे चौंकते हुए कहती है, नहीं, इसमें छोटा ही सही लेकिन चौंका देने वाली बात लिखी हुई है। पिछले चैप्टर में हम देखे थे शीरा को जो कि लेडी वेलिटा की तरफ से आई हुई प्रपोजल लेटर को पढ़ती है और वे उसे पढ़कर चौंक जाती है। फिर वो एडन से कहती है, आपने कहा था इस टूर्नामेंट का रिगार्डिंग और एक रिचुअल है जो कि आप उस दिन मुझे नहीं बताए थे। एडन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वे कहता है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। शीरा कहती है, नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप मुझे ये बताएं। एडन भी शीरा की जिद को देखकर मान जाता है और कहता है, ये एक हिडन ट्रेडिशन है। शीरा कहती है, क्या हिडन ट्रेडिशन? एडन कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशन है। इस कंपटीशन में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके खूबसूरती के प्रति मोहित हो सकता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड स्पेशल इवेंट है जो कि एक अवसर है आपको आपके मन पसंदीद व्यक्ति के साथ मिलने का। और कुछ ये भी मानते हैं अगर आप चाहें तो उनके साथ आप शादी रचाकर जीवन भर एक साथ रहें, या फिर ये एक वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है जो कि आप दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर एक रात एक दूसरे के साथ बिताएंगे। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे उस पेपर को पढ़कर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है। फिर वो कहती है, तो क्या वो लोग मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले थे? आगे वो कहती है, यहाँ जितने भी नाइट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे वे सब बोजवान फैमिली के ओर से भेजे गए थे जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। और यहाँ जितने भी गुलाब के फूल आए हैं वे सब अलग अलग रंग के हैं और उनका भी एक अलग ही मतलब है, जैसा कि इस प्रपोजल लेटर में लिखा हुआ है। और लेडी फॉयलेट जो कि अनगिनत लाल गुलाब लाई थी अपने साथ, जो कि मुझे सिंबलाइज कर रहा है क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ। अगर लेडी रीचल और वो तीनों बेवकूफ इस बीच में नहीं पड़ते और मेरे और आपके बारे में किसी भी तरह की रूमर नहीं फैलता तो फिर मैं इनके बिछाए ट्रैप में फंस जाती, फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आगे शीरा एडन से कहती है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वे सब काउंट जिनोवा के टेरिटरी में हुआ है। अगर हम काउंट जिनोवा से इस इन्वेस्टिगेशन के अथॉरिटी हम ले लें तो फिर बोसबॉन फैमिली भी इसमें किसी तरह की इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आगे शीरा कहती है, लेडी रीचल का इंट्रोगेट अब से हमारे फैमिली करेंगे। एडन कहता है, नहीं, ये मैं करूँगा, मैंने ये पहले भी आपसे कहा है, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ये तो मेरा स्पेशलिटी है। शीरा भी एडन के बात मान जाती है और वे कहती है, ठीक है, मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द इस मामले के
जड़ तक पहुंच जाएंगे। आगे शीरा अपने आप से बात करते हुए कहती है, मुझे पता नहीं लेडी वेलिटा लेडी रीचल को क्या ऑर्डर दिए होगी। इतने में एडन उसके बात को काटते हुए कहता है, अभी वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं देखते रहूंगा। आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा लेडी शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। एडन आगे वहाँ से जा रहा होता है और वे शीरा से कहता है, मुझे अच्छा लगता अगर मैं थोड़ी देर और आपके साथ रुकता, जब तक आप यहाँ से चली ना जाएं। लेकिन मुझे काउंट जिनोवा से यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में बात करना होगा, ताकि मैं यहाँ के सारे काम को निपटा दूं। इसीलिए मुझे अब जाना होगा। इतने में एडन शीरा को देखता है और कहता है, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आप सेफली जल्द से जल्द अपने पैलेस चली जाएं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं बोसबॉर्न पैलेस, जहाँ वेलिटा के असिस्टेंट उससे कहती है, लेडी वेलिटा लेडी बेरॉन वापस आ गए हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है लेडी वेलिटा की ओर, जहाँ वायलेट कहती है, लेडी वेलिटा मैं वापस आ गई। वेलिटा लेडी बेरॉन की ओर देखती है और कहती है, वेलकम बैक वायलेट। इतने खराब मौसम में तुम इतने दूर सफर करके आई हो, तुम जरूर थक गई होगी। लेडी बेरॉन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेडी वेलिटा मुस्कुराते हुए कहती है, वायलेट क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, अगर कोई मेरे आंखों में आंखें डालकर बात ना करे तो वो मुझे पसंद नहीं है। लेडी बेरॉन जो कि अपने सर को झुकाई हुई खड़ी थी, वे कहती है, मुझे माफ कर दें। वेलिटा जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, और रिपोर्ट का क्या हुआ? वायलेट कहती है, ये मिशन फेल हो गया है। वेलिटा कहती है, बस इतना ही? लेडी बेरॉन जो कि डरती हुई कहती है, वहाँ का जो हालात था वे हमारे प्लान के अनुसार नहीं जा रहा था, जिसके कारण हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया है, और लेडी रीचल जो कि मुझे मारने की कोशिश भी कर रही थी, उसे पकड़ लिया गया है। वेलिटा जो कि ये सुनकर ज्यादा हैरान नहीं होती है और वे कहती है, अच्छा ये सब हुआ है, और वे अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वे कहती है, तो इसका मतलब ये है तुम बुरी तरीके से इस मिशन में फेल हो चुकी हो। इतना कहते कहते वेलिटा अचानक लेडी बेरॉन के ऊपर चाटा मार देती है और वे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इधर हम देखते हैं लेडी बेरॉन को जो कि जमीन पर गिर जाती है। लेडी वेलिटा जो कि गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जो तुम इस तरह की बेतुकी एक्सक्यूज दे रही हो? ये कोई कारण है जो कि तुम मुझे बता रही हो? मुझे हालातों की चिंता नहीं है, मैटर ये करता है आज मैं लेडी शीरा से हार गई हूँ, वो भी केवल तुम्हारे कारण। आगे वो कहती है, जब तुम इस तरह की फेलियर न्यूज लेकर आ ही गई हो तो मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पनिशमेंट भी मिलेगा, ये तुम्हें याद होगा। इसी बीच हम उन दोनों का बचपन देखते हैं, जहां वेलिटा बचपन में भी लेडी बेरॉन को इसी तरह पनिशमेंट देते हुए आती है और वे कहती है, तुम इसी कमरे में रहोगी बिना खाना और पानी के पूरे 2 दिन तक। अगर तुम कोई दूसरा मिस्टेक करोगी तो फिर इस पनिशमेंट को और भी बढ़ा दिया जाएगा। वेलिटा हंसते हुए कहती है, क्या तुम समझ गई हो तुम कितना लाचार हो? आगे वो कहती है, लेकिन मैं भी इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे एंसेस्टर। आगे वेलिटा मुस्कुराते हुए लेडी बेरॉन से कहती है, बेरॉन फैमिली का पालन पोषण बोसबॉर्न फैमिली करेगा, ये हमारा नियति है। क्या मैं सच कह रही हूँ, है ना वायलेट? इसी बीच हम देखते हैं
लेडी वायलेट को, जो कि हैरानी से ये सब सुन रही होती है। इसी बीच लेडी वेलिटा कहती है, लेडी वायलेट क्या तुम मुझे सुन रही हो? और वो कहती है, मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना पैसा, इतने कोशिश की और तुम इसे इतने बुरी तरीके से हैंडल की हो। वायलेट कहती है, मुझे माफ कर दें। आगे फिर से वो उसी बात को दोहराते हुए कहती है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मुझे तो केवल लेडी शीरा की हार का इंतजार था। लेडी शीरा, जो कि इस वक्त मेरे बारे में सोचकर मेरे मजाक उड़ा रही होगी, मुझे अब ऐसा लगने लगा है तुम किसी काम को सही से नहीं कर सकती हो। लेडी वायलेट, जो कि ये सब सुन रही होती है, वे अपने मन ही मन में कहती है, मैं अभी तक वैसा ही हूँ जैसे मैं बचपन में थी। ये एक मजबूर गुलाम जो कि कोशिश कर रहा है अपने मास्टर को मनाने की। इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट में एक बात को छुपा दी। अगर मैं लेडी शीरा के बारे में बताती, जो कि मुझे बचाई है, इसे सुनकर लेडी वेलिटा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती। इसी बीच वेलिटा कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये शब्द सुनकर वायलेट हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, क्या बस इतना ही? वेलिटा वायलेट को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम्हें ये पनिशमेंट बहुत ही आसान लगा। वायलेट कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी वेलिटा कहती है, रिचल का जो भी एक्शन था ये तो कुछ हद तक मैंने प्रिडिक्ट कर रख ही दिया था। प्लान को सक्सेस होने में और फेलियर होने में पूरा 50-50 चांसेस था। और वे अंगड़ाई लेते हुए कहती है, इसीलिए इसमें पूरी तरीके से तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तो यही कारण है तुम्हें इतना कम पनिशमेंट मिलने का। इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम और भी कुछ सफाई दो। अगर तुम बात को समझ गई हो तो तुम अब जा सकती हो। वायलेट कहती है, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वायलेट वहाँ से जाने लगती है। तभी वेलिटा कहती है, रुको जरा, क्या तुमने शीरा को थैंक यू कहा? वायलेट ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। वेलिटा पीछे मुड़ती है और कहती है, आखिर में वो तुम्हारी जान बचाई है तो तुम उसे तो थैंक यू कह ही सकती थी। वायलेट कहती है, ठीक है, मैं उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड दे दूंगी। इतने में हम देखते हैं वायलेट को, जो कि कांप रही होती है और वे कहती है, चैन, ऐसा लग रहा है मुझे कोई चैन से बांध दिया हो। ऐसा लग रहा है वे मुझे जिंदगी भर बांधे रखेगा इस डर में। ये चैप्टर शुरू होता है टूर्नामेंट के कुछ दिनों के बाद। लेडी शीरा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लेटर वगैरह पढ़ रही थी। शीरा उस लेटर में से एक लेटर को निकाल कर पढ़ती है और वे कहती है, ये तो होने वाले मिलिट्री सप्लाईज मीटिंग का नोटिस है। और दूसरे लेटर को पढ़ते हुए वे कहती है, ये तो मार्कस मिडफोर्ड का पार्टी का इनविटेशन है। इतने में उसकी नजर एक और लेटर पर पड़ता है और वे उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये लेटर तो लेटन ब्लेडिया का है। उस लेटर को देखते ही शीरा उस लेटर को फेंक देती है और कहती है, ये अनइनवाइटेड गेस्ट इसमें क्यों है? तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर उसके बटलर आता है और वे कहता है, माय लेडी बोसबान आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, ये लो, एक और जिसे मैं बुलाना नहीं चाहती हूँ वो गेस्ट भी यहाँ आ चुका है। लेडी ने उसे परमिशन दे दिया है। वेलिटा कहती है, ये सुनने में ही मजाकिया है। शीरा भी कहती है, हाँ। शीरा चाय पीते पीते अपने मन में सोचती है, एक तो ये बिन बुलाए यहाँ पर आ टपकी और यहाँ आकर नॉनसेंस बातें भी करने लग गई है। क्या ये भूल गई उस दिन उस पार्टी में क्या हुआ था? शीरा आगे वेलिटा से पूछती है, क्या तुमने मार्चोनियस ऑफ
हुरेन से मिलकर बात कर ली। वेलिटा ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। आगे वो कहती है, तुमने इस विवाद के बारे में कहां से सुना है? शीरा कहती है, बस उड़ते उड़ते कानों तक एक खबर आ पहुंची। आगे वो बताती है, मुझे तो पूरी तरीके से इस मामले के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर सुनी हूँ, तुम्हारे और मार्शोनियस के टी पार्टी में कुछ विवाद हो गया है। क्या वो विवाद सॉल्व हो चुका है? वेलिटा अपने सर को झुका लेती है और वे सोच में पड़ जाती है। शीरा ये देखकर समझ जाती है, लगता है ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। शीरा आगे वेलिटा से कहती है, मार्शोनियस एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और इसके अलावा मार्कस हुरेन जो कि ओसबॉर्न फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग अलाई है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा तुम ही उनसे माफी मांग लो पहले? वेलिटा ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है ये सब मेरी गलती है? और वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए वे कहती है, शीरा क्या सच में तुम एक कह रही हो? शीरा उसे कहती है, देखो मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं एक कह रही हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ और कोनियस से तुम इतना मन मुटाव मत रखो। शीरा के बात काटते हुए वेलिटा कहती है, नहीं मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है शीरा, और तुम्हें ये पता है मैं उस तरीके की व्यक्ति नहीं हूँ। वेलिटा आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए वे कहती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ये सब मुझसे कह रही हो। मुझे तो उम्मीद था तुम मेरे बातों पर यकीन करोगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं है। आगे वो कहती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे सबसे अच्छी दोस्त भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। इतना कहकर वो रोने लगती है। शीरा उसे देखकर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। शीरा ये देखकर अपने आप से कहती है, लो चालू हो गई, क्या इसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? आगे वो अपने आप से कहती है, अच्छा अब मुझे समझ में आया ये यहाँ क्यों आई है बिना कुछ बताए। शायद पिछले बार जो हमारे मुलाकात में हम एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, इसीलिए ये चाहती है अब हम दोनों वापस से दोस्त बन जाएं, और ये मुझे एक बार फिर से एक ऐसे रिश्ता में बहान देना चाहती है जहां ये मुझे मैनिपुलेट कर सके, जैसे कि वो अभी कर रही है। ये जरूर चाह रही होगी मैं इसे कंफर्टेबल फील करवाऊं। इसी बीच हम देखते हैं शीरा के पीछे खड़े दो मेड आपस में बात कर रही थी। शीरा आगे अपने मन में सोचती है, लेकिन अब कोई कारण नहीं बचा है इसके साथ बातचीत को और आगे बढ़ाने में। मैं तो चाहती हूँ ये जल्द से जल्द यहाँ से अपने आप चली जाए। इतने में वहाँ खड़ी एक सर्वेंट कहती है, माई लेडी। शीरा कहती है, क्या बात है रीटा कहती है, ये अच्छा होगा अगर आप लेडी वेलिटा से माफी मांगे, वो भी अभी। शीरा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से भरी नजरों से रीटा को घूर रही होती है। शीरा कहती है, क्या माफी मांगना है? शीरा के पीछे खड़े दूसरी मेड कहती है, हाँ हम भी यही सोच रहे हैं माय लेडी। अगर आप इसी तरह लेडी वेलिटा को ह्यूमिलेट करते रहेंगे तो फिर वो बहुत ही उदास हो जाएंगे, इसीलिए हम सब चाहते हैं आप थोड़ा शांत होकर आराम से बात करें। शीरा अपने नजर इधर उधर घुमाते हुए वेलिटा को और उसके बगल में खड़ी रीटा को देख रही थी और वे अपने आप से कहती है, सीरियसली यहाँ का मेड भी काफी ज्यादा बोलते हैं। आगे शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर ठीक है। इतना कहते ही रीटा बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है,
माई लेडी, आप मान गए। शीरा वेलिटा को देखती है और कहती है, वेलिटा क्या तुम रोना बंद करोगी? वेलिटा अपने नजरों को उठाकर शीरा को देख रही थी। तभी शीरा कहती है, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम था मेरे कहने का क्या मतलब था। वेलिटा कहती है, क्या सच में? शीरा कहती है, हाँ। तुम ये कैसे मान गई कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी? वेलिटा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तुम मेरे वही पुराने वाली शीरा हो, तुम किसी के लिए बदलना मत शीरा। तुम हमेशा से मेरे सबसे अच्छी दोस्त रही हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कब मुझसे माफी मांगना है। वेलिटा आगे पूरे जोश से कहती है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा तुम थोड़ा सा भी नहीं बदली हो। आगे वो कहती है, मुझसे पहले ही माफी मांग लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शीरा। शीरा सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है, वेलिटा मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ गलत समझ ली हो। मैं तुमसे इसीलिए नहीं माफी मांग रही हूँ क्योंकि मैं गलत थी। वेलिटा शीरा का ये जवाब सुनकर हैरान हो जाती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शीरा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है और कहती है, मैं तो बस ये चाहती थी हम बस इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म करें। और वो एकदम से खड़ा हो जाती है और वे कहती है, तो फिर ठीक है। और मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी तुम ये चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगूं, लेकिन अब से ये मेरे उसूल के खिलाफ है। अब वक्त हो चुका है, हमें इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आगे शीरा कहती है, मुझे माफ करना, मेरा मूड आज थोड़ा खराब है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब सुनकर वहाँ का मेड शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं। शीरा आगे वेलिटा को देखते हुए कहती है, वेलिटा तुम भी कभी गलत थी नहीं, मैं सही कह रही हूँ, है ना? शीरा के अचानक इस बदलाव को देखकर वेलिटा हैरान हो जाती है और उसे बिना पलक झपकाए देख रही होती है। शीरा वहाँ से जाते हुए कहती है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है शीरा के ऑफिस में, जहाँ उसके बटलर कहता है, माई लेडी क्या आपने मुझे बुलाया है? शीरा उसे एक फाइल देते हुए कहती है, इस डॉक्यूमेंट में लिखे जितने भी वर्कर है उन्हें आप जल्द से जल्द रिप्लेस कर दीजिए और इसमें कुछ लोगों का नाम भी सजेशन किया गया है, उन्हें आप पुराने वर्कर से रिप्लेस कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। बटलर उस डॉक्यूमेंट को लेता है और वे कहता है, ठीक है मैं आपके बातों को समझ गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगले हफ्ते होने वाले मिलिट्री सप्लाईज मीटिंग होने वाला है, जिसके कारण हम रिप्लेस किए गए स्पॉट को जल्द से जल्द नहीं भर सकते हैं। शीरा कहती है, ठीक है तुम उन सबको नोटिस भेज देना जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाए। और डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में कोई अपडेट है? बटलर ये सुनकर थोड़ी देर सोचता है और वे कहता है, जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो 2 दिन के छुट्टी लेकर के गए हैं और इसके अलावा कुछ खास है नहीं। शीरा छुट्टी के नाम सुनकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, गिलबर्ट से बात किए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए अचानक वो छुट्टी लेकर चले गए और उन्हें ये तो अच्छी तरीके से मालूम था कि वो एक एक्सपोज स्पाई हैं। और आगे वो सोचती है, वेलिटा गिलबर्ट को जरूर जान से मारने की कोशिश करेगी, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेलिटा और उसके असिस्टेंट को जो कि बाहर जा रहे होते हैं बारिश में। वेलिटा जो कि शीरा के कमरे की ओर देखती है और कहती है, शीरा तुम बहुत ही बदल चुकी हो, पहले जैसे तुम हो नहीं। इतना सोचते ही अचानक वो मुस्कुराने लगती है और वे कहती है, तुम जितना ज्यादा बदलोगी
तुम्हें हराने में उतना ही मजा आने वाला है। प्लीज तुम मरना मत। बोसबन रेसिडेंस, जहाँ वेलिटा कह रही होती है आप यहाँ अचानक आ गए, फिर भी मुझे आपको देखकर अच्छा लगा। काउंट क्रिम्बल कहते हैं लेडी वेलिटा से आकर मिलना एक तो हमारा सौभाग्य है। वेलिटा कहती है मैंने सुना है आप किसी तरह की इशू फेस कर रहे हैं इस नए मिलिट्री सप्लाई रूल लागू होने के बाद से, क्या ये सच है? काउंट क्रिम्बल कहते हैं हाँ आपने सही सुना है। मेरे फैमिली का ग्रोथ पूरी तरीके से इस मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री पर बेस है, लेकिन अचानक एक्सपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा देने के कारण बहुत ही इशू होने लग गए हैं। हमने तो रिक्वेस्ट डाले हैं इस टैरिफ को कुछ कम करने के लिए, परंतु इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो हो गया है। वेलिटा पूछती है कोई कारण तो जरूर होगा जिसके कारण ये इतना स्लो प्रोसेस से होकर गुजर रही है। काउंट कहते हैं हाँ ड्यूक ऑफ पेलीव ये इस टैक्स रिडक्शन के अपोज में है। वेलिटा कहती है लेकिन क्यों? अगर टैक्स कम हो जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट तो और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, इसमें आखिर बुरा ही क्या है? काउंट क्रिम्बल कहते हैं पेलीवा फैमिली जो कि इस मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री के मोनोपोली प्लेयर्स हैं, वे नहीं चाहते हैं इनका दबदबा इससे कम हो जाए। जैसा कि आपको पता है मिलिट्री इंडस्ट्री एम्परर के सिक्योरिटी के साथ एक क्लोज टाई अप किया हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही विशेष बन गया है। ये विशेषता लगभग 30 साल पहले से ही खत्म होना शुरू हो गए थे। लगभग सारे नोबल फैमिलीज एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देने लगे थे, केवल पेलिविया फैमिली को छोड़कर। वेलिटा कहती है तो आप ये कहना चाह रहे हैं पेलिवा फैमिली ही इस लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है यहाँ जितने भी नोबल फैमिली हैं वे सब फॉरेन करेंसी से अपना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण लोकल मार्केट में असर पड़ेगा। काउंट क्रिम्बल कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे फैमिली जैसे कि उल्फ रॉथशिल्ड और ब्रिलटोक्सन फैमिलीज, वे लोग डोमेस्टिक मार्केट पर अपना दबदबा बना चुके हैं। वे लोग भी पेलिवा फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ब्रिलटोक्सन फैमिली का नाम इन्वॉल्व हुआ, वेलिटा को इस मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होने लग गया था। आगे काउंट क्रिम्बल कहते हैं क्योंकि ये तीनों फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिफॉर्म में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टीज होने लग गए हैं। वेलिटा कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ये भी सच है इस एम्परर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले फैमिली पेलिवा फैमिली हैं, लेकिन हम लोग इसके कारण तो किसी बिजनेस के ऊपर इतने ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि इस मिलिट्री इंडस्ट्री में बढ़ने की और भी पोटेंशियल बाकी है। इतना कहते ही वो कहती है तो ठीक है बोसबन फैमिली आपको ही सपोर्ट करेगा, जिसे सुनकर क्रिम्बल कहते हैं क्या सच में? वेलिटा कहती है हाँ आप मेरे पर विश्वास रख सकते हैं। इतना सुनकर काउंट क्रिम्बल वेलिटा को थैंक यू कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वेलिटा कहती है होने वाले मिलिट्री सप्लाई कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं पेलिवा फैमिली के कुछ ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में। विंस्टोन पेलिवा जो कि पेलिवा फैमिली के हेड हैं, जो कि ब्रिटोस एम्पायर के मिनिस्टर हैं, और इस पूरे एम्पायर में और एम्परर के बाद दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं के लीडरशिप के अंदर पेलिवा फैमिली इस पूरे मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री को सालों से रूल करते हुए आ रहे हैं। इनके पास इतना संपत्ति है ताकि इनके 100 पुश्तों भी बैठकर आराम से खा सकते हैं। इनके अलावा पेलिवा फैमिली में और एक गुण भी देखा गया है, ये लोग इंपीरियल ब्लड लाइन वाले से भी मैरिज का
काफी करते हैं, जिसके कारण इन्हें इंपीरियल हाउस होल्ड से भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। अगर इसे शॉर्ट में बताऊं तो पेलिवा फैमिली के नाम इस राज्य में 5 साल के बच्चे भी जानते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि विंस्टन पेलिवा होते हैं, क्रिस्टिन का बायोलॉजिकल फादर। वे क्रिस्टिन को देखकर कहते हैं, क्रिस्टिन, मैं ये बात तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, अगर तुम्हें हाई पोजीशन पर रहना है तो फिर तुम्हें उसके साथ आने वाले बोझ को भी उठाना सीखना होगा और ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर कोई भी कीचड़ ना उछाल पाए। आगे वो कहते हैं, क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा है मुझे देखकर? क्रिस्टिन उनके बातों को ना ध्यान देकर इधर उधर की बातें करते हुए कहता है, मैंने सुना है आप रिसेंटली किसी सोशल डांस पार्टी में गए थे। जिसे सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और वे सोचते हैं, मैं तो अपने मैनेजर से कहा था इस डांस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने के लिए, लेकिन ये बात इसे कैसे पता चल गया। आगे वो कहते हैं, ये मैनेजर भी बाकी लोगों की तरह ही निकला, ये केवल बात ही करता है, काम का तो कुछ है नहीं। आगे वो क्रिस्टिन से कहते हैं, अगले हफ्ते होने वाले मिलिट्री सप्लाई मीटिंग के लिए क्या तुम तैयार हो? क्रिस्टिन कहते हैं, आप इसके बारे में चिंता ना करें, हमारा जो एजेंडा है ये आसानी से पास हो जाएगा। और वे कहता है, ब्रिलटोक्सन का तो सपोर्ट हमारे पास है। ब्रिलटोक्सन के नाम सुनकर विंस्टन सोच में पड़ जाता है और वे कहता है, तो ब्रिलटोक्सन से लेडी शीरा इस मीटिंग को अटेंड करने वाली है। इतना सोचते ही वो कहते हैं, लेडी शीरा एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि अपने उम्र से आगे तक की सोच रखती है। अगर काउंट का जिद नहीं होता तो फिर वो शायद तुम्हारा मुकाबला कर रही होती। कितना शर्म की बात है। क्रिस्टिन अपना बेइज्जती होते देखकर शांत रहता है और वे सोचता है लेडी शीरा के बारे में। जब वे उस पार्टी में मिली थी तब वे कह रही थी, अच्छा होगा अगर हम किसी प्राइवेट डिनर में मिले तो। क्रिस्टिन ये सोचते हुए गहरी सांस लेता है और कहता है, तो ठीक है। इसी के साथ समय गुजरते गया और वो दिन भी आ गया जब मिलिट्री सप्लाई मीटिंग होने वाला था। शीरा भी अपने कमरे में जाती है और कहती है, तो यही कमरा मुझे अलॉट किया गया है। आगे वो अपना बक्सा को रखते हुए कहती है, ये मिलिट्री सप्लाई मीटिंग साल में 2 बार होता है और इस बार के मीटिंग काउंट रिचोड़ा के अंदर होने वाला है। वही इस पूरे मामले को देख रेख करने वाले हैं। और वे सोच रही थी जब वे पहली बार उन्हें घूस देने की कोशिश कर रही थी तब वे कहते हैं, अगर इस तरह की घूस मुझे बार बार मिले तो फिर मैं इसे मना नहीं करूँगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये तो अच्छा है। आगे वो सोच रही थी, आपको तो वो वाइन बहुत ही पसंद आया था जो मैं पिछले साल आपको दी थी, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा रिलेशनशिप को मेंटेन करने में किसी भी तरह की इशू नहीं होगी। इतने में हम देखते हैं रिपीटर को वहाँ आते हुए और वे कहता है, माय लेडी, क्या आपने मुझे बुलाया है? शीरा कहती है, रिपीटर, क्या कोई अपडेट मिला डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में? रिपीटर कहता है, जैसा आपने हमें कहा था हम उस पर नजर रख रहे हैं, अगर वो किसी तरह की हरकत में आएगा तो फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शीरा कहती है, ठीक है। और वे कहती है, मैंने सुना है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उसमें किसी तरह की अपडेट हुआ है, क्या तुम मुझे नया लिस्ट ला कर दे सकते हो? रिपीटर कहता है, ठीक है, वैसा ही होगा। आगे शीरा बताती है, मैं एक सेपरेट गार्ड को हायर कर ली हूँ मेरे गार्ड के लिए, तो फिर मैं ये चाह रही हूँ अभी के लिए आप डिप्टी कमांडर बन जाएं। रिपीटर, केवल अभी के लिए, जब तक ये मीटिंग खत्म न हो जाए
अब प्लीज डिप्टी कमांडर बन जाएं। रिपीटर भी कहता है ठीक है माय लेडी। इतना कहते ही शीरा अपने मन में सोचती है अब जो भी वक्त मिला है मैं एक बार सारे एजेंडा को फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। इतना कहते ही वो एक फाइल को निकालती है जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और कहती है टैक्स लॉ। और वे कहती है क्या मेरे पिछले लाइफ में भी इस लॉ को लेकर बहस हुई थी? अगर ये टैक्स रिडक्शन ऑन मिलिट्री एक्सपोर्ट पास हो गया तो फिर बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा, खास करके पेलीवा फैमिली के लिए। और वे कहती है अगर ये लॉ पास हो गया तो फिर लोकल मार्केट बुरी तरीके से मार खाएगा और प्रोडक्शन भी सही डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मिलिट्री सप्लाईज का प्राइस आसमान छूने लगेगा। और वे कहती है अब मैं क्या करूं? इतने में उसके गेट के पास शोर होने लगता है जिसे सुनकर वे दरवाजा को खोलती है और वे कहती है सर गिब्सन यहाँ क्या चल रहा है? इतना कहते ही वो देखती है उसके सामने क्रिस्टीन को, जिसे देखकर शीरा कहती है लॉर्ड पेलिविया आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिस्टीन कहता है माय लेडी मुझे माफ कर दें अचानक यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं आपको सच में कुछ दिखाना चाहता हूँ। शीरा कहती है क्या मुझे? क्रिस्टीन कहता है हाँ, और वे अपने कोट से एक छोटे से बॉक्स को निकालकर शीरा के हाथ में देता है। शीरा उस डब्बे को अपने हाथ में लेती है और कहती है इसमें क्या है? क्रिस्टीन कहता है ये तो अभी एक प्रोटोटाइप है लेकिन आप इसे देख सकते हैं। शीरा जैसे ही उस डब्बे को खोलती है वो नोटिस करती है उसके अंदर एक मोती जैसा कुछ होता है, जिसे देखकर शीरा भी कहती है ये तो मोती है नहीं, लेकिन इसने तो प्रोटोटाइप कुछ कहा था। और वे क्रिस्टीन से पूछती है आखिर ये किसमें काम देगा? क्रिस्टीन मुस्कुराता है और वे उसके कानों में जाकर कहता है ये एक बॉम्ब है, जिसे सुनकर शीरा के होश उड़ जाते हैं। शीरा को हैरानी से कहते हुए क्या कह रहे हो? ये एक बॉम्ब है? क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए कहता है आप फिक्र मत करें ये फटेगा नहीं, ये एक प्रोटोटाइप है जिसे डिजाइन किया गया है, असलियत में एक कैसा दिखेगा। शीरा ये सुनकर कहती है ये बात आपको पहले ही कह देना चाहिए था। क्रिस्टीन कहता है अगर मैं आपको डरा दिया हूँ तो मुझे माफ कर दें। आगे से शीरा कहती है ठीक है ये एक प्रोटोटाइप है मैं मान गई, लेकिन आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्रिस्टीन कहता है मैं आपका राय लेने के लिए आया हूँ। ये बॉम्ब पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर बनाया गया है। आगे वो कहता है इसका पावर तो कम कर दिया गया है, लेकिन इसका बनाने में जो भी खर्च होगा वो बहुत ही कम है। शीरा ये सुनकर कहती है अगर ये सच में पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो इसका मतलब ये है इसे जादूगर ने नहीं बनाया है। क्रिस्टीन कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। शीरा आगे पूछती है तो फिर मैं ये मानती हूँ ये सेफ होगा, इसका गारंटी तो है ना? हमें नरेटर द्वारा ये बताया जा रहा था। शीरा क्यों इतने कंसर्न थे इसके सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बॉम्ब बनाने का टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से था लेकिन इसका स्टेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण मैजिक यूज किया जा रहा था इसे कंप्रेस कर यूज करने में। लेकिन फिर भी मैजिशियन भी इसे एम्परर के गाइडलाइन के अनुसार ही यूज किया करते थे और केवल वही कंपनी बॉम्ब बना सकते थे जो कि मैजिशियन द्वारा अफिलिएट किया गया हो। कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिस्टीन कहता है हाँ आप सही कह रही हैं, ये सेफ है। ये प्रोडक्ट इतना सेफ है कि इसमें तो किसी तरह की मैजिशियन का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, तो भी इसे हैंडल करना बहुत ही आसान है। और वे कहता है इसका केवल एक ही ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है हमने इसका डिस्ट्रक्टिव पावर को थोड़ा कम कर दिया है, इसके अलावा सब ठीक है। शीरा कहती है अभी जो इंपीरियल लॉ चल रहा है उसके अनुसार आपने जो बनाया है वो एक इलीगल वेपन है। अगर कोई इसे अपनाना भी चाहेगा तो
लॉ को पहले चेंज करना होगा, जिसके लिए उन्हें मैजिशियन का अप्रूवल चाहिए। ट्रिस्टन कहता है, जैसा मैंने समझा था आप मेरे उम्मीद पर खरे उतरे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट का? शीरा कहती है, आप इसे बिजनेस एवोल्यूशन के तौर पर पूछ रहे हैं या फिर केवल मेरी राय जानना चाहते हैं? ट्रिस्टन कहता है, अगर पॉसिबल है तो आप दोनों ही दे दे। शीरा कहती है, ये एक बिजनेस प्रोडक्ट के तौर पर बहुत ही एक्सलेंट है। अगर ला इसे बनाने की अनुमति दे दे तो फिर ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका पास होने का चांसेस बहुत ही कम है। आगे वो बताती है, अगर हम ला को भी साइड में कर दें तो फिर मैजिशियन एसोसिएशन और बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसे स्ट्रांगली अपोज करेंगे, जो कि पेलिवा फैमिली को चेक करने के लिए एक अवसर ढूंढ रहे हैं। क्रिस्टिन कहता है, अच्छा। इतने में शीरा कहती है, क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गई? क्रिस्टिन कहता है, नहीं, आपका ये डिटेल असेसमेंट मेरे बहुत ही काम आएगा। और वे उसे धन्यवाद कहने लगता है। शीरा कहती है, यू आर वेलकम। इसी बीच क्रिस्टिन कहता है, क्योंकि मैं आपके जवाब को सुन लिया हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, मान लो अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इसे डेवलप करने की अनुमति मिल गई हो तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? शीरा ये सुनकर कहती है, मैं अपने फैमिली की ओर से कोई भी स्टैंड नहीं लेकर कह सकती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं आपके साथ जरूर दूंगी। जिसे सुनकर क्रिस्टिन के चेहरे पर एक अलग ही नूर झलक रहा था और वो कहता है, मैं आपके शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लेडी शीरा और रिपीटर को कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वे कहता है, लेडी शीरा आपसे मिले काफी वक्त गुजर गए हैं। शीरा कहती है, सर सिलोन, सच में काफी वक्त गुजर गए हैं। सिलोन उल्फ रिचर्ड, जो कि एक नाइट होती है, वे कहती है, हाँ। सिलोन कहती है, क्या आप पूरे 2 सालों के बाद ये मीटिंग अटेंड कर रही हैं, लेडी ब्रिल्टोक्सन? शीरा कहती है, हाँ, आप ऐसा ही कुछ समझें। तभी शिलोन मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर आप यहाँ का माहौल से तो फेमिलर नहीं होंगे, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। शीरा कहती है, इन्फॉर्मेशन? शिलोन कहती है, हाँ, जो कि आपके लिए अभी बहुत ही उपयोगी होगा। इतना कहते ही शिलोन शीरा के कान में कुछ कह रही होती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं उस मीटिंग को सुपरवाइज करने वाले आदमी को, जो कि कहते हैं, तो हम मीटिंग को शुरू करते हैं। और वे कहते हैं, अभी से आप अपना अपना पॉइंट रख सकते हैं, परंतु सब कोई अपने हद में रहेगा, कोई भी उल्टा सीधा भाषा को नहीं इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ मीटिंग शुरू होता है और सब लोग एक के बाद एक अपना अपना राय विचार रखते हैं। तभी उस मीटिंग को होस्ट करने वाले कहते हैं, तो फिर इसी के साथ चौथा एजेंडा खत्म होता है और हम 5वें एजेंडा की ओर जा रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट टैक्स को कम करने का प्रपोजल आया है। शीरा ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है और इस प्रपोजल को रखने वाले काउंट ऑक्सीडा होते हैं। ये व्यक्ति काउंट ऑक्सीडा, जो कि एक नोबल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं है। शीरा अपने बगल में बैठे शिलोन से पूछती है, ऑक्सीडा ये एक आयरन वर्कर है ना? सिलोन कहती है, हाँ, इनके अमीर होने का राज ये है, ये एक आयरन ओर माइन को ओन करते हैं। केवल ये नहीं, इनके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो लोग भी कमर्शियल नोबल हैं। ये सब केवल वेल्थ को एक्यूमुलेट करने पर ही विश्वास रखते हैं। हाल ही में ही ये सब लोग केवल एक्सपोर्ट पर ही फिक्स्ड हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं काउंट एक्सोडा को, जो कि कह रहे होते हैं
क्योंकि इस एम्पायर का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही ओवर सैचुरेटेड है, जिसके कारण छोटे मोटे व्यापारियों को यहाँ इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उनके सरवाइव के लिए उन्हें केवल इंटरनल मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट की ओर भी अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा इस एम्पायर का ग्रोथ के लिए। तो फिर ये अच्छा होगा अगर आप एक्सपोर्ट टेरिफ में कुछ टैक्स रिडक्शन कर दें, तो ज्यादा नहीं, एक रीजनेबल लेवल पर ही सही, लेकिन कुछ कम हो जाएगा तो फिर हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी आसान हो जाएगा। शीरा ये सब सुनकर मन ही मन में कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये टेरिफ को इतना बढ़ाने के कारण केवल यही है इस एम्पायर का मिलिट्री इक्विपमेंट ज्यादा बाहर ना जाए। अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो फिर इस एम्पायर में जितना भी मिलिट्री सप्लाईज गैदर किया हुआ है वे सब के सब विदेश में पानी के तरह बहा दिया जाएगा। ये केवल हमारे पड़ोसी देश को ही और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। और वो क्रिस्टिन की ओर देखते हुए अपने आप से कहती है अगर ऐसा हो गया तो फिर पेलीवा फैमिली, जो कि इस मिलिट्री इंडस्ट्री में हद से ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वे लोग तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो फिर इससे ब्रिल्टोक्शन भी बच नहीं पाएगा और हमारा सप्लाईज और प्रॉफिट भी हद से ज्यादा कम हो जाएगा। आगे वो उस पेपर को पढ़ते हुए कहती है फिर भी मेरे पास्ट लाइफ में तो ये प्रपोजल पास नहीं हुआ था, ये इतना ही काफी है। काउंट रिकार्डो, जो कि इस मीटिंग का होस्ट होते हैं, काउंट ऑक्सीडा के बातों को गौर से सुनते हैं और वे कहते हैं तो फिर ठीक है, ये लॉ पास करना है या नहीं इसका फैसला हम वोट देकर तय करेंगे। उस मीटिंग में आए जितने भी लोग थे सब लोग वोट डालना चालू कर देते हैं। तभी सर शिलोन शीरा के कानों में जाकर कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल होगा इस लॉ को पास करने में, क्योंकि वे लोग मॉडरेटर को कन्विंस करने में नाकाम हो गए हैं। शीरा कहती है मॉडरेटर का मतलब आप ये कह रहे हैं मार्कस मार्मोंड। शिलोन कहती हैं हाँ, मार्कस का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है इन मॉडरेटर का बीच में। अगर वो इस बिल के खिलाफ होंगे तो फिर किसी भी मॉडरेटर में इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो मार्कस मॉर्मोंड के अपोज में जाकर इसे वोट कर दे। इसी बीच हम देखते हैं मार्कस को, जो कि कहते हैं मैं इस लॉ के फेवर में वोट करता हूँ। जिसे सुनकर उस मीटिंग में आए जितने भी लोग थे उनमें से अधिकतर हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर रायकोड भी हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं अभी अभी आपने कहा है आप इस बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं। मार्कस कहते हैं हाँ, जिसे देखा देखी उनके सपोर्ट में जितने भी लोग थे वे सब लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं हम भी इस बिल के फेवर में ही वोट करना चाहते हैं। ये सब होते हुए देखकर शीरा बहुत ही परेशान हो जाती है और वे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मार्कस ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्यूचर बदल गया है। और फिर वो काउंट ऑक्सीडिया की ओर देखती है और कहती है शायद ये पहले ही अनुमान लगा चुके थे मार्कस मॉर्मोंड का मूव को, इसीलिए ये इतना शांत हैं। रायकोडो कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी वोट इस बिल के फेवर में है तो फिर ये बिल पास कर दिया जा रहा है। जिसे सुनकर शीरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ जरूर पैरवी किया गया है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिलोन को, जो कि उदास होती है और वे कहती है अब इस बिल को पास होने से रोकने के लिए एक ही व्यक्ति बचे हैं
और वो है स्पीकर शीरा कहती है, हाँ सर सिलोन सही कह रही है। जितने भी लोग स्पीकर्स थे वे सब लोग फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, जिसका मतलब ये है वे लोग मार्कस मोरमांड के वोट को भी ओवरराइट कर सकते हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक को भी इस बिल के खिलाफ कर दूं तो फिर ये बिल पास नहीं होगा। इतना सोचते ही शीरा कहती है, मुझे स्पीकर डारियो से बात करने के लिए जाना होगा। सिलोन कहती है, स्पीकर डारियो? क्या ये वही व्यक्ति है? स्पीकर डारियो एक फॉर्मर सोल्जर जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं एक क्लियर पिक्चर रखते हैं पब्लिक और प्राइवेट मैटर के बीच में। जितने भी स्पीकर हैं उनमें से यही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें मैं आसानी से मना सकती हूँ। अगर वो आगे आकर इस बिल के अगेंस्ट वोट कर दे तो फिर मैं इसे बदल सकती हूँ। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और सिलोन को जो कि स्पीकर से बात कर रही होती है। तभी स्पीकर डारियो कहते हैं, नहीं, मैं अपना वोट इसके फेवर में ही दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।